हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 39th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। एंड इस टाइम जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। 3 लेक्चर्स मैं इस टॉपिक पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है फाइनेंशियल मार्केट पर। तो चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये जो चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट, इसमें हम लास्ट के 3 लेक्चर्स में कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो लास्ट के जो 3 लेक्चर थे, लेक्चर 36, 37 एंड 38, इसमें मैंने आपको बताया था अबाउट फाइनेंशियल मार्केट कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। उसमें पहले हमने डिस्कस किया अबाउट मनी मार्केट। मनी मार्केट बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया, मनी मार्केट के मेजर पार्टिसिपेंट्स, फीचर एंड इंस्ट्रूमेंट। तो हमने देखा था देयर आर 5 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, 5 बेसिक इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट कैपिटल मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में पहले हमने स्टार्ट किया विद प्राइमरी मार्केट। एंड प्राइमरी मार्केट में जो न्यू शेयर्स होते हैं उनको फ्लोट करने के 5 मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो ये 5 मेथड भी हमने डिटेल में डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे। आज हम पढ़ेंगे अबाउट सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। ये स्लाइड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाई थी, ठीक है। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। हमने मनी मार्केट पढ़ लिया, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर लिए, कैपिटल मार्केट पढ़ लिया। कैपिटल मार्केट का जो कह लीजिए, कैपिटल मार्केट को अगर क्लासीफाई करें तो 2 टाइप के हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्राइमरी मार्केट डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। और उसी के साथ हमारा फाइनेंशियल मार्केट का काफी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। बट अभी शायद 1-2 लेक्चर और आएंगे, कुछ टॉपिक रह रहे हैं जैसे सेबी है, डीमटेरियलाइजेशन है, ठीक है। तो कुछ टॉपिक रह रहे हैं बट फिलहाल आज हम पढ़ेंगे अबाउट सेकेंडरी मार्केट, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी मार्केट, तो सबसे पहले कि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। देखिए, प्राइमरी मार्केट मैंने बताया था, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है इन विच द शेयर्स आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कंपनी जब शेयर पहली बार कोई शेयर पहली बार जब लॉन्च किया जाता है, ठीक है, कोई न्यू शेयर लॉन्च किया जाता है तो वो लॉन्च किया जाता है थ्रू आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू। और वो कहाँ पे लॉन्च किया जाता है, वो लॉन्च किया जाता है इन प्राइमरी मार्केट, ठीक है। तो दैट इज प्राइमरी मार्केट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए एक कंपनी है, ठीक है, उसने न्यू शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू, आईपीओ के थ्रू उसने न्यू शेयर्स इशू किए हैं। और मैंने उस कंपनी के शेयर मुझे परचेज करने थे, मैंने अप्लाई किया और मुझे अलॉट भी हो गए, सपोज करिए वो शेयर, ठीक है, मुझे सपोज करिए 100 शेयर उस एक्स कंपनी के अलॉट हो गए, ठीक है। तो ये शेयर मुझे मिल गए, मेरे डीमैट अकाउंट में आ गए, ठीक है। अब सपोज करिए मुझे 6 महीने बाद, 1 साल बाद फंड की कुछ रिक्वायरमेंट है, या मैं अब प्रॉफिट बुक करना चाह रही हूँ, इस शेयर की प्राइस बढ़ गई है, इस शेयर की प्राइस शायद 40% बढ़ गई है, तो अब मैं प्रॉफिट बुक करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि मैं प्रॉफिट बुक कैसे करूंगी, मैं इन शेयर्स को कहाँ बेचूंगी, ठीक है। तो उसका जवाब है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां पे होता है सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। देखिए, न्यू सिक्योरिटी है तो वो प्राइमरी मार्केट में आएगी, ठीक है। बट अगर वो अब लॉन्च हो गई है, वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी हो गई है, तो उसके बाद वो सिक्योरिटी जाके कहाँ पे लिस्ट हो जाती है, स्टॉक एक्सचेंज में, जिसे हम सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब कोई सिक्योरिटी लॉन्च हो गई एक बार, उसके बाद जब लोगों को अलॉट हो गया, उसके बाद वो सिक्योरिटी जाके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है। जैसे इंडिया के 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं, एनएससी एंड बीएससी। एनएससी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बीएससी इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इन स्टॉक एक्सचेंज में आके लिस्ट हो जाती है। तो फिर अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद मुझे शेयर बेचने हैं, ठीक है, या इवन मुझे जैसे ही लिस्ट हुआ उस दिन भी अगर मुझे बेचने हैं, ठीक है, उनकी लिस्टिंग होती है, फिर ये जाके यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं। अगर जिस दिन भी लिस्टिंग हुई है मुझे उसी दिन बेचने हैं, या 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद मुझे बेचने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस सेकेंडरी मार्केट के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, स्टॉक मार्केट के थ्रू मैं इन शेयर को सेल आउट कर सकती हूँ और अपना प्रॉफिट बुक कर सकती हूँ, ठीक है। अपने जो शेयर्स थे उनको लिक्विड कर सकती हूँ। तो दिस इज सेकेंडरी मार्केट, यही सेकेंडरी मार्केट है। तो सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां पे वी कैन डू सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, यानी जो सिक्योरिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उनकी बाइंग सेलिंग हम सेकेंडरी मार्केट के थ्रू कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट को और क्या कहा जाता है, ये जो स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक एक्सचेंज है, वही होते हैं सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। स्क्रीन एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। तो इन्हीं को कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, स्टॉक मार्केट होता है, तो दैट इज सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट हेल्प इन बाइंग एंड सेलिंग, सेकेंडरी मार्केट हेल्प इन ट्रेड, यानी बाय सेल करने में सेकेंडरी मार्केट हेल्प करता है। सोचिए अगर सेकेंडरी मार्केट नहीं होता,
ठीक है। तो हम शेयर को बाय सेल कैसे कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना, बाय सेल हो नहीं पाता। मेरे पास शेयर मुझे अलॉट हो गए प्राइमरी मार्केट के थ्रू, लेकिन शेयर खरीदने का पर्पस मेरा क्या है? मेरा पर्पस है कि मुझे रिटर्न चाहिए, ठीक है। रिटर्न तो तभी मिलेगा ना जब मैं उस शेयर को सेल करूंगी, चाहे मैं जितने ड्यूरेशन के बाद सेल करूं, पर जब मैं सेल करूंगी तभी तो मुझे रिटर्न मिलेगा। यही तो मेरा पर्पस है शेयर खरीदने का, ठीक है। तो सेल तभी कर पाऊंगी ना व्हेन देयर एग्जिस्ट सम एनी प्लेटफॉर्म, जब कोई प्लेटफॉर्म ऐसा होगा जहां शेयर मैं सेल कर पाऊंगी। तो सेकेंडरी मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट है, ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं शेयर को सेल आउट कर सकती हूँ, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड द लिक्विडिटी। ये जो सेकेंडरी मार्केट है ये क्या प्रोवाइड करता है? लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। ये सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। लिक्विडिटी का क्या मतलब है कि मुझे जब भी अपने शेयर को लिक्विड करना हो, जब भी अपने शेयर को कैश में कन्वर्ट करना हो, आई कैन इजिली कन्वर्ट। मैं आसानी से कन्वर्ट कर सकती हूँ, बहुत आसान है। इवन आज की आज शेयर अगर मैं सेल आउट करूँ तो जैसे T+2 सेटलमेंट होता है, खैर ये मतलब आगे की बात है। T+2 सेटलमेंट होता है, 2 दिन में वो जो कैश अमाउंट है वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। वो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा और उसको मैं अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो बहुत ईजी है शेयर को लिक्विडेट करना आज के टाइम में। जब से पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है ना, तब तो और ज्यादा आसान हो गया है। पहले फिर भी थोड़ा समय लगता था, लेकिन अब तो सारा सिस्टम ऑनलाइन है, तो शेयर को लिक्विडेट करना बहुत ईजी है। प्लस ये मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मार्केटेबिलिटी मतलब अगर मैं बायर हूँ तो मुझे कोई सेलर चाहिए ना, कोई कंपनी एक्स का शेयर बेच रहा होगा तभी तो मैं खरीद पाऊंगी। या मैं अगर सेलर हूँ, मुझे अपनी कंपनी वाई का शेयर बेचना है, ठीक है, मेरे पास कंपनी वाई के शेयर्स हैं, वो मुझे बेचना है, तो मुझे क्या सर्च करना होगा? बायर सर्च करना होगा ना, ठीक है। तो मैं कहाँ जाके सर्च करूंगी? तो ये स्टॉक एक्सचेंज ये काम करता है। स्टॉक एक्सचेंज बायर एंड सेलर की मैचिंग कराता है, ठीक है। बायर एंड सेलर को की मैचिंग कराता है, जिससे बायर को सेलर मिल जाए, सेलर को बायर मिल जाए, और शेयर की क्या हो? मार्केटेबिलिटी हो, शेयर आसानी से बिक जाए, ठीक है। तो दिस इज द रोल ऑफ सेकेंडरी मार्केट, यही रोल है सेकेंडरी मार्केट स्टॉक मार्केट का, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड है, दैट इज इट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो सेकेंडरी मार्केट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ में। कैसे? क्योंकि सेकेंडरी मार्केट हेल्प इन चैनलाइजिंग द फंड। बताया था ना, दो कह लीजिए दो सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, एक होता है सेवर्स और एक होते हैं बिजनेस फर्म, ठीक है। एक होता है सेवर्स, यानी जिन्हें कह लीजिए हाउस होल्ड, हम लोग जिनके पास थोड़ी सी सेविंग है, एंड एक है बिजनेस फर्म, जिनको चाहिए पैसा, जिनको फंड चाहिए, क्योंकि इन्हें एक्सपेंशन करना है, ग्रोथ करना है, ठीक है। नया प्लांट सेटअप करना है, फैक्ट्री सेटअप करनी है, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो इन्हें चाहिए फंड। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट किसी भी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। कैसे? बाय चैनलाइजिंग द फंड। ये फंड को चैनलाइज करता है, कहाँ से कहाँ तक? सेवर से बिजनेस फर्म तक फंड को चैनलाइज करता है, पहुंचाता है, ठीक है। अगर सेकेंडरी मार्केट नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं? हम अपना पैसा क्या करते हैं? या तो बैंक में रख लेते, एक ऑप्शन ये था बैंक में रखते, ठीक है। फिर ये बिजनेस फर्म लोन के फॉर्म में बैंक से पैसा लेते, एक तरीका ये था। बट ये सेकेंडरी मार्केट भी एक तरीका है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है सेवर्स का जो फंड है वो बिजनेस फर्म तक चैनलाइज हो पाता है, पहुंच पाता है, ठीक है। कैसे? बाय डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू हम अपना पैसा निकाल सकते हैं, री इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम पैसा अपना फिर से कंपनी में लगा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज सेकेंडरी मार्केट। और ये जो सेकेंडरी मार्केट है इसमें जो भी ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, जो भी बाय सेलिंग होती है, ट्रेड्स होते हैं, जो भी क्लियरेंस होते हैं, क्लियरेंस मतलब जैसे मैंने अगर 10 शेयर बेचे हैं, ठीक है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट इसको कहते हैं, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। ये अलग से पूरा एक लंबा मैकेनिज्म होता है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। देखिए अगर मैं सेलर हूँ, ठीक है, मैं सेलर हूँ, मेरे पास कंपनी एक्स के अगर 10 शेयर थे, मैंने अगर शेयर बेचे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? मेरे डीमैट अकाउंट से वो शेयर निकल के किस में जाएंगे? ब्रोकर जो होता है, जैसे जिस भी ब्रोकर के थ्रू मैं ट्रेड कर रही हूँ, जिस भी ब्रोकिंग हाउस के यहाँ मेरा अकाउंट खुला है, चाहे वो एंजल ब्रोकिंग हो, चाहे ज़ीरोधा हो, चाहे शेयर खान हो, आपने नाम सुना होगा इन सबका, ठीक है, चाहे आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो, तो जहां पर भी डीमैट अकाउंट है, ठीक है, तो मैंने अगर कोई शेयर सेल किया है तो क्या है? वो शेयर मेरे डीमैट अकाउंट से निकल करके पूल में जाते हैं, पूल, ठीक है। ये ब्रोकर का अपना पूल होता है जहाँ पे सारे शेयर्स रहते हैं, ठीक है। फिर ये पूल में जाते हैं, डिपॉजिटरी में जाते हैं, और वहां से फिर शेयर निकल करके जो बायर है, जिसने वो 10 शेयर, मेरे एक्स कंपनी के 10 शेयर खरीदे हैं, उसके पास जाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, और प्लस बायर ने पैसे दिए हैं, तो उसका उसका जो पैसा है वो निकल के मेरे पास आता है, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है ना, दिस इज कॉल्ड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट।
और इसमें समय लगता है T+2। और अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है रिसेंट टाइम में, ठीक है। अभी ये प्रॉपरली पूरा इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। T+1 अब ये सेटलमेंट होगा, ठीक है। T+2 का मतलब क्या है? वैसे ये मतलब अगर मैं बात करूं 12th क्लास के लिए तो शायद ये T+2 सिलेबस में है कि नहीं, आप एक बार देखिएगा। ग्रेजुएशन वाले मास्टर्स वाले पढ़ते हैं। टी मतलब होता है ट्रेडिंग डे, जिस दिन ट्रेड हुआ +2 यानी 2 दिन और, ठीक है। पहले T+2, इवन पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले तो T+7 वाला कॉन्सेप्ट भी रह चुका है। जिस दिन ट्रेड होगा उसके 7 दिन में सेटलमेंट होगा। फिर आया T+5 का टाइम, जिस दिन ट्रेड होगा उसके 5 दिन के बाद सेटलमेंट होगा, 5 वर्किंग डे। फिर T+3 का कॉन्सेप्ट आया और अब जाके T+2 का कॉन्सेप्ट काफी टाइम से चल रहा था, बट अभी मतलब कुछ टाइम से T+1 जो है एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। यानी जिस दिन ट्रेड हुआ उसके 1 दिन में सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पूरा क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। तो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड तो होता ही है, बाइंग सेलिंग तो होती है, प्लस जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट होता है, ये सब प्रॉपर एक रूल रेगुलेशन, एक फ्रेमवर्क के अंडर में होता है, which is prescribed by SEBI। सेबी का नाम तो सुना होगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इज अ बॉडी विच रेगुलेट द होल कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। इंडिया का पूरे कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने वाली बॉडी, रेगुलेट करने वाली बॉडी, इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन को, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाली बॉडी है, दैट इज सेबी। इस पे भी मेरा एक सेपरेट वीडियो मैं अभी बनाऊंगी सेबी पे। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जो भी ट्रेडिंग होती है, जो भी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट होता है, ये सब एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर होता है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर होता है, विच इज प्रिस्क्राइब बाय सेबी। जो सेबी ने गाइडलाइन बनाई है ना, उसके अंडर में होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्योंकि यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है? सिक्योरिटीज आर एक्सचेंजिंग, सिक्योरिटीज एक्सचेंज हो रही है ना, किसके किसके बीच में? बायर एंड सेलर के बीच में, ठीक है। सिक्योरिटी यहाँ पे एक्सचेंज हो रही है ना, जो बायर है उसे खरीदना है, सेलर को बेचना है, ठीक है। सिक्योरिटीज एक्सचेंजिंग बिटवीन इन्वेस्टर्स, जो बायर सेलर है उनके बीच में सिक्योरिटी एक्सचेंज हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दिस इज सेकेंडरी मार्केट। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज कह लीजिए या स्टॉक मार्केट कह लीजिए, वही है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंडरी मार्केट, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसकी एक डिफिनीशन देख लेते हैं। तो एस सी आर ए क्या है? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में बताया गया है कि व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज है क्या, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज वो इंस्टीट्यूशन है या वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है विच इज कंस्टिट्यूटेड, जिसको कंस्टिट्यूट किया गया है किस पर्पज से? फॉर असिस्टिंग यानी हेल्प करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। यानी जो सिक्योरिटीज हैं उनकी बाइंग सेलिंग को, उनके खरीदने बेचने को असिस्ट करना यानी हेल्प करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ये इसका पर्पस है। इस बॉडी, ये जो इंस्टीट्यूशन है या जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, इसका यही पर्पस है कि जो सिक्योरिटीज में जो डीलिंग होती है, जो बाइंग सेलिंग होती है, उनको असिस्ट करना, ठीक है, उनको रेगुलेट करना एंड उनको कंट्रोल करना, ठीक है। दिस इज द पर्पस ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, यानी जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उनको बाइंग सेलिंग की जा सकती है, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे, स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। इंडिया के दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एनएससी एंड बीएससी। वैसे तो और भी स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, ठीक है, अराउंड 20 to 25 के बीच में कुछ स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, लेकिन दे आर रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और मैं एग्जैक्ट फिगर इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसमें से कुछ स्टॉक एक्सचेंज है जिनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वो इन प्रोसेस है, ठीक है, तो इसलिए मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रही हूँ। ये आप एक बार गूगल करिएगा, वहां पे भी इवन एग्जैक्ट फिगर नहीं दिए हैं। 20 to 25 तक पूरे स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, बट इसमें सबसे बड़े जो दो स्टॉक एक्सचेंज है जहां मेनली ट्रेडिंग होती है, दैट इज एनएससी एंड बीएससी, जिसमें एनएससी पे सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम है, सबसे ज्यादा लोग एनएससी पे ट्रेडिंग करते हैं। एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और फिर हर स्टॉक एक्सचेंज का कुछ नहीं, हर स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स होते हैं। हर स्टॉक एक्सचेंज का क्या होता है? इंडेक्स, ठीक है। जैसे अगर बात करें एनएससी, इसका इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स है निफ्टी, ठीक है, नाम सुना होगा, अगर न्यूज वगैरह देखते हैं तो निफ्टी, सेंसेक्स, सुना होगा ये वर्ड। और बीएससी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स, ठीक है। ये इंडेक्स, अब मैं इंडेक्स के बारे में डिटेल में आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी क्योंकि एक अलग सेपरेट टॉपिक है, बस इंडेक्स जान लीजिए। निफ्टी 50
कंपनियों का एक कलेक्शन है, ठीक है, और जो सेंसेक्स है वो 30 कंपनियों का कलेक्शन है, ठीक है। अगर ये 50 कंपनी ऊपर जाती है तो निफ्टी ऊपर जाता है, 50 कंपनी नीचे जाती है मतलब इनके प्राइस, शेयर की जो प्राइस है वो फॉल होती है तो ये नीचे जाता है, ठीक है। तो इवन जो इंडेक्स होता है ना, दिस इज कॉल्ड द बैरोमीटर ऑफ एनी इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी का बैरोमीटर। ये जो इंडेक्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड द बैरोमीटर ऑफ एनी इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी को समझना है, किसी कंट्री की इकोनॉमी को समझना है ना, तो वहां का इंडेक्स देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि वो कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, वो इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। जैसे इस समय हमारा जो इकोनॉमी है, हमारा जो इंडेक्स है वो बहुत अच्छा, बहुत कह लीजिए इकोनॉमी हमारी फ्लरिश कर रही है, बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करूं, बस अभी थोड़ा सा जो वॉर शुरू हो गया है, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हो गया है, उसकी वजह से हमारा मार्केट, मतलब कह लीजिए पिछले शायद 13 दिन हो गए हैं ना, 13-14 दिन हो गए, आज शायद 14th डे है वॉर का। तो बस लास्ट 13 डे से हमारा जो मार्केट है वो कॉन्टिन्यूसली फॉल करता जा रहा है, वरना उससे पहले हमारा मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था, सेंसेक्स अराउंड 60,000 के अप्रोक्सीमेट चल रहा था, ठीक है। तो हम मतलब किसी भी कंट्री के इंडेक्स को देख के आप वहां की इकोनॉमी के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये तो मैंने इंडिया की बात की, इंडिया के इंडेक्स क्या है, निफ्टी सेंसेक्स। इवन न्यूज में आपने देखा होगा, किसी भी न्यूज चैनल को ओपन कर लीजिए, स्पेशली अगर सीएनबीसी आवाज या कोई भी चैनल ओपन कर लीजिए, इसमें साइड में यहाँ पे जितने भी इंडेक्स हैं, ठीक है, इंडिया के इंडेक्स और बाहर के भी इंडेक्स, ठीक है, वो साइड में आते रहते हैं ना, गोल्ड के रेट, सिल्वर के रेट, ऑयल के रेट, ठीक है, सब साइड में आते रहते हैं ना। तो वही जो वहां पे निफ्टी और सेंसेक्स होता है ना, वही इंडिया का एनएससी और बीएससी का इंडेक्स है, ठीक है। और ऐसे ही जैसे यूएस, क्योंकि देखिए अब तो सब कुछ मतलब क्या ग्लोबल हो गया है, बाहर की इकोनॉमी का इंडिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए वॉर हो रही है रशिया और यूक्रेन में, लेकिन इम्पैक्ट जो है पूरी होल वर्ल्ड पे इसका पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि अब सब कुछ ग्लोबल हो चुका है। ऐसे ही इसीलिए मतलब अगर बाहर के इंडेक्स की बात करें, बाहर के इंडेक्स भी देखे जाते हैं, बाहर के इंडेक्स का भी इम्पैक्ट इंडिया के इंडेक्स पे पड़ता है। इसीलिए न्यूज में आपने देखा होगा, यहाँ पे निफ्टी सेंसेक्स के फिगर तो बताए जाते हैं, साथ में यूएस का इंडेक्स क्या है, डो जोन्स, यूके का इंडेक्स क्या है, एफटीएससी, हांगकांग का इंडेक्स क्या है, हैंगसेंग, जापान का इंडेक्स क्या है, निकेई, ठीक है। ऐसी और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके इंडेक्स की जो फिगर है ये साइड में यहाँ पे न्यूज चैनल पे आप देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल, क्योंकि अब सब कुछ इंटरनेशनल हो गया, इंटरनेशनल मार्केट का भी इंडियन मार्केट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज इंडेक्स, ये इंडेक्स होता है, ठीक है। वैसे तो ये वही इंडेक्स है जो आपने स्टार्ट्स में इंडेक्स नंबर में जो मैंने पढ़ाया ना, वही इंडेक्स है ये, ठीक है। तो दिस इज इंडेक्स, हर स्टॉक एक्सचेंज का अपना इंडेक्स होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये क्या प्रोवाइड करता है, बता दिया, दिस प्रोवाइड लिक्विडिटी, ये इन्वेस्टमेंट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखिए हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं, ठीक है, तो उसमें रिटर्न हम देखते हैं, प्लस एक फैक्टर ये भी देखते हैं कि वो लिक्विड है कि नहीं। अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं, ठीक है, रियल एस्टेट यानी मकान, दुकान, जमीन, रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं, तो रियल एस्टेट में क्या लिक्विडिटी है, इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। अगर आज के आज या मुझे कल भी या परसों भी मेरी कोई अगर बड़ी ज़मीन है, मुझे बेच करके लिक्विड करना है पैसा, मुझे कैश की रिक्वायरमेंट, अर्जेंट कैश की रिक्वायरमेंट है, तो रियल एस्टेट की बहुत लो लिक्विडिटी होती है, इतना आसान नहीं होता ज़मीन, मकान, दुकान ये सब बेचना। बट शेयर में अगर पैसा है और उसको मुझे लिक्विड करना है, तो आज के आज कल मैं परसों आसानी से, मुझे जब अपना रेट मिलेगा, आई कैन लिक्विड माई शेयर, मैं लिक्विड कर सकती हूँ, ठीक है। तो वही है, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड लिक्विडिटी टू इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। बाई कैसे लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, बाई फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटीज इजिली एक्सचेंज हो जाती हैं बिटवीन बायर एंड सेलर, ठीक है। किसी ना किसी को खरीदना है, किसी ना किसी को बेचना है, तो बहुत इजिली यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट है वो लिक्विडेट हो जाता है। प्लस यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है दैट इज सेफ, वो सेफ है, ठीक है। अभी चल के मैं आगे बताऊंगी कि जैसे सेबी ने ऐसी ऐसी गाइडलाइन बनाई है, और अगर कोई शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, यानी वो मतलब उसकी क्रेडिट वर्दीनेस है, वो कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज की जो भी गाइडलाइन है उसको फुलफिल कर रहा है, सेबी की गाइडलाइन को फुलफिल कर रहा है, तभी वो कंपनी का शेयर उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, फ्रॉड के चांसेस कम है। बट फिर भी स्कैम वगैरह तो होता ही है, आप अगर जानते होंगे 2008 में क्या हुआ था, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइएगा 2008 में, एक चलिए आज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चाहे गूगल करिए, किसी बुक से पढ़िए, चाहे जहां से पढ़िए, बताइएगा 2008 में, ठीक है, 2008 में इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा, कह लीजिए, चेंज आया था, कुछ हुआ था 2008 में, वो आप क्या हुआ था आप मुझे बताएंगे, आप मुझे गूगल करके बताएंगे, चाहे गूगल करिए चाहे जहां से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 2008 में क्या हुआ था इस इंडियन स्टॉक मार्केट में,
ठीक है, हमारी इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा चेंज आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी मार्च 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो वीडियो को एक बार पॉज करके इन सब्जेक्ट को देख लीजिएगा। ठीक है, और ये वीडियो अगर आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट्स ऐड हो चुके होंगे। ठीक है, ये अभी तक है एंड होपफुली मैं ऐड कर चुकी होंगी कई नए टॉपिक, कई नए सब्जेक्ट। मेरा प्लान है कि मैं आने वाले टाइम में कवर करूंगी। ठीक है, तो जरूर इनका फायदा उठाइए। ये मैंने आपके लिए वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं एंड आज की तारीख तक लगभग 370 वीडियो लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैं आपके लिए कर रही हूँ। इनका फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताया करिए कि आप किस कोर्स के हैं। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप किस कोर्स के हैं। ठीक है, क्योंकि तभी मैं उसी के अकॉर्डिंग अगला मैं कौन सा सब्जेक्ट उठाऊंगी, अगला मैं कौन सा मतलब उस सब्जेक्ट का मैं कितनी डेप्थ में जाऊं, क्योंकि यही जो पेपर है ना, इसमें बहुत डेप्थ में पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि एमबीए फाइनेंस वालों को और चाहिए। एमबीए फाइनेंस की अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो उसमें तो एसएपीएम में और है डेप्थ में। बट बीबीए बीकॉम या क्लास 12 के लिए वो फिर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि आप किस कोर्स के हैं, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग जो अगला टॉपिक अगला सब्जेक्ट है वो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं उठा सकूं। ठीक है, और फिर कितनी डेप्थ में मुझे किसी टॉपिक में जाना है वो उसका मुझे आइडिया लग पाएगा। और ये भी मुझे जरूर बताया करिए कि आप किस सिटी किस स्टेट से हैं। ठीक, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ के हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया तो हैं ही, बाहर के भी हैं, तो आप लोग प्लीज मुझे जरूर बताया करिए। काफी बच्चे बताते भी हैं, इससे मुझे आइडिया लगता है कि चलो मैं इतने दूर दूर के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज आप लोग भी बताया करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शन क्या है, ठीक है, रोल क्या है इसका। तो वैसे तो अगर अभी तक जितना मैंने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया अगर अच्छे से समझ में आ गया है, तो अब फंक्शन भी आप आसानी से समझ लेंगे। सबसे पहला फंक्शन स्टॉक मार्केट का क्या है कि इट प्रोवाइड लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को। मतलब स्टॉक एक्सचेंज जो है एक रेडी मार्केट प्रोवाइड करता है फॉर बाय एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को हम इजीली बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, एक रेडी मार्केट प्रोवाइड करता है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता तो हम अपने पैसे को इजीली लिक्विड नहीं कर पाते, कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते। ठीक है, एंड मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी हम इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोबारा फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिस इन्वेस्ट कर सकते हैं। बायर एंड सेलर इजीली मतलब अपने शेयर जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बायर को शेयर इजीली बाय हो पाते हैं, सेलर जो है इजीली अपने शेयर को बेच पाता है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का वो यही है कि इट प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। ठीक, दूसरी जो इंपॉर्टेंस है स्टॉक एक्सचेंज की, दैट इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिक्योरिटीज की प्राइस को डिसाइड करने में। ठीक है, हम वैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं कि चाहे कोई प्रोडक्ट हो, शेयर हो, हर चीज की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड होती है ना। जिस पॉइंट पे डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या होता है, वही पॉइंट तो प्राइस होता है। ठीक है, डिमांड फोर्सेस एंड सप्लाई फोर्सेस, डिमांड ऑफ शेयर एंड सप्लाई ऑफ शेयर, कंपनी कितने शेयर सप्लाई कर रही है मार्केट में एंड उस शेयर की कितनी डिमांड है, उसी के बेसिस पे प्राइस ऑफ सिक्योरिटी डिसाइड होती है। एंड स्टॉक एक्सचेंज हेल्प इन डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, अगर कोई कंपनी है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, उसके शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा है, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, हर कोई रिलायंस के शेयर खरीदना चाहता है। ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, तो हर कोई उसके शेयर खरीदना चाहता है, लेकिन सप्लाई तो फिक्स है ना। जो मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्री के जो शेयर है उनकी सप्लाई तो फिक्स है, कंपनी ने एक फिक्स नंबर ऑफ शेयर लॉन्च किए हैं, बट उसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा है, हर कोई खरीदना चाहता है। तो क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर की प्राइस बहुत हाई है। ठीक है, बट अगर कोई ऐसा कोई छोटी कंपनी का शेयर है, ठीक है, जो बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसकी डिमांड भी नहीं है मार्केट में, जिसकी वजह से क्या है, उसकी प्राइस लो है। ठीक है, तो ये प्राइस कैसे डिसाइड हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में कितने बायर हैं, कितने सेलर हैं, ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये पूरा ऑनलाइन ऑटोमेटिक सिस्टम है, जहां पे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे हर सेकेंड हर नैनो सेकेंड जो है शेयर की प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है।
कभी मौका मिले तो, या आप लोग गूगल वगैरह पे देख सकते हैं, कभी मौका मिले तो जो ट्रेडिंग की जो स्क्रीन होती है उसमें आप देखेंगे इधर शेयर की प्राइस लिखी है, और जो स्क्रीन होती है वो हर समय ब्लू एंड रेड होती रहती है, ब्लू रेड होती रहती है। ब्लू मतलब शेयर की प्राइस बढ़ रही है, रेड मतलब शेयर की प्राइस घट रही है, और वो हर सेकंड चेंज हो रही होती है। ठीक है, 100 रुपए 10 पैसा, 100 रुपए 20 पैसा, 100 रुपए 30 पैसा, फिर 90 रुपए 90 पैसा, ऐसे करके हर सेकंड शेयर की प्राइस चेंज हो रही होती है। तो वो कैसे चेंज होती है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर। ठीक है, कभी मौका मिले तो ये शेयर की जो स्क्रीन होती है, ट्रेडिंग की स्क्रीन, ये जरूर देखिएगा, बहुत आइडिया लगेगा। तीसरा जो फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का, दैट इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। स्टॉक एक्सचेंज ये भी इंश्योर करता है कि जो भी ट्रांजेक्शन उसके प्लेटफॉर्म पे हो, दैट शुड बी सेफ हो। देखिए, जो मेंबरशिप होती है स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है, जो मेंबरशिप होती है स्टॉक एक्सचेंज की, जितने भी मेंबर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के, जैसे कोई ब्रोकर, ठीक है, जो भी स्टॉक ब्रोकर है, मैंने स्टॉक ब्रोकर्स के नाम बताया ना, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं स्टॉक ब्रोकर के, तो जैसे एंजल ब्रोकिंग हुआ, आईसीआईसी डायरेक्ट हुआ, जीरोधा हुआ, शेयर खान हुआ, तो ये सब क्या है? ब्रोकर्स हैं। ठीक है, दे आर द मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं। एनएससी बीएससी जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसके मेंबर होते हैं ये ब्रोकर, जीरोधा, शेयर खान, ये सब ब्रोकर इसके मेंबर्स होते हैं। एंड हम उसके बाद हम लोग होते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये ब्रोकर एक तरीके से इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं। हमें कोई शेयर खरीदना है तो हमें इन ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और ये ब्रोकर हमारे बिहाफ में, मतलब हम इन ब्रोकर के थ्रू जो है शेयर एनएससी से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि मेंबरशिप, जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो ऐसे ही किसी को भी मेंबरशिप नहीं देते हैं। ठीक है, कोई भी ब्रोकर जो है स्टॉक एक्सचेंज का के थ्रू अगर उसको ट्रेड करना है, ठीक है, अपने क्लाइंट्स के लिए ट्रेड करना है, तो ऐसे ही नहीं मेंबरशिप मिलती है। ये जो ब्रोकर होते हैं, दे शुड बी वेल रेगुलेटेड, ये वेल रेगुलेटेड होने चाहिए, इनके लिए बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क होते हैं, बहुत सारी गाइडलाइन होती है, वो ये ब्रोकर अगर फुलफिल करते हैं ना, तभी इनको मेंबरशिप मिलती है एनएससी बीएससी की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ऐसे ही नहीं मिलती है किसी भी ब्रोकर को। ठीक है, और अब तो ब्रोकिंग हाउस और भी कितने खुलते जा रहे हैं, तो इनको प्रॉपर गाइडलाइन होती है, प्रॉपर रूल रेगुलेशन होते हैं, प्रॉपर लॉ के अंदर इनको काम करना होता है। ठीक है, और ये गाइडलाइन सारी फुलफिल करते हैं, तब इनको मिलती है मेंबरशिप एनएससी बीएससी की। ठीक है, तो और जो कंपनीज भी लिस्टेड होती है ना, एनएससी में जो कंपनीज लिस्टेड हैं, बीएससी में जो कंपनीज लिस्टेड है ना, उन्हें भी प्रॉपर गाइडलाइन फुलफिल करनी होती है। ठीक है, उन्हें अपनी कोई भी क्या, इनको मतलब बताया जाता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन तो डिस्क्लोज करनी ही है, तभी आपके कंपनी के शेयर की लिस्टिंग एनएससी पे होगी, और कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे तभी उनकी ट्रेडिंग हो सकती है। ठीक है, जो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें कंपनी क्या होती है? लिस्टेड होती हैं। अगर कंपनी लिस्टेड है तभी उसकी ट्रेडिंग हो सकती है, तभी हम उस शेयर को खरीद सकते हैं या हम बेच सकते हैं। अगर शेयर लिस्टेड ही नहीं होंगे तो फिर हम नहीं खरीद बेच सकते। ठीक है, तो और कंपनी की लिस्टिंग कब मिलेगी कंपनी को? कि कंपनी जब गाइडलाइन फॉलो करेगी। ठीक है, जो एनएससी बीएससी जो सेबी ने जो गाइडलाइन बनाई है वो फॉलो करेगी, तभी उसको लिस्टिंग मिलेगी। ठीक है, तो इन सब इतने टाइट रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, तो ये सब क्यों बनाए गए हैं? ताकि जो ट्रांजेक्शन है वो सेफ हो। ठीक है, वो जो ट्रांजेक्शन है वो सेफ हो। ठीक, चलिए अगला जो फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का, दैट इज इट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये तो हम जानते हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग से क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग से बताया था, जो सेवर्स हैं उनका पैसा किस तक पहुंच पाता है? बाइंग, जो प्राइमरी मार्केट कह लीजिए, प्राइमरी मार्केट जो है उसके थ्रू मैंने बताया था, जो सेवर्स हैं उनका पैसा किस तक पहुंच पाता है? बिजनेस फॉर्म तक पहुंच पाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद उन शेयर की लिस्टिंग हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज में। तो स्टॉक एक्सचेंज में फिर जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं जो प्राइमरी मार्केट के थ्रू नहीं खरीद पाए, उनके बीच में फिर शेयर एक्सचेंज होता रहता है, कोई खरीदता है कोई बेचता है, कोई खरीदता है कोई बेचता है। तो इस तरीके से क्या है, शेयर लिस्टेड है। ठीक है, जो लोगों ने जो पैसा कंपनी को दिया था वो कंपनी में ही है, तो अब उस फंड को कंपनी यूज कर सकती है फॉर इट्स ग्रोथ, कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकती है, कंपनी और फैक्ट्री सेटअप कर सकती है, डाइवर्सिफिकेशन कर सकती है, मॉडर्नाइजेशन कर सकती है, एक्सपेंशन कर सकती है। और अगर कंपनी ग्रो होगी, इंडस्ट्री ग्रो होगी, तो क्या होगा? कोई भी इकोनॉमी ग्रो होगी, हमारी कंट्री ग्रो होगी। कोई भी कंपनी ग्रो होगी, ठीक है, कंपनी ग्रो होगी, इंडस्ट्री ग्रो होगी, तो हमारी कंट्री ग्रो होगी।
ठीक है। तो इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये कैपिटल कह लीजिए कैपिटल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये चैनलाइज करता है, सेवर से बिजनेस फॉर्म तक पैसा पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक। स्क्रीन मैंने बहुत ज्यादा गोज दी है, थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। अब चलिए पांचवा फंक्शन क्या है। पांचवा फंक्शन है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। अब ये कल्ट मतलब क्या होता है। कल्ट मतलब होता है पाथ, रोड। ठीक है। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये इक्विटी यानी शेयर्स के बारे में, शेयर्स को और ज्यादा स्प्रेड करने में एक रोड मैप प्रोवाइड करता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक है। ये जो स्टॉक एक्सचेंज अगर ना होता, ठीक है, तो क्या होता है, इतने लोगों के पास क्या शेयर पहुंच पाते। ठीक है, नहीं पहुंच पाते ना। तो स्टॉक एक्सचेंज एक इक्विटी यानी शेयर्स के स्प्रेड करने में, शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग को कंपनीज की ओनरशिप मिले। हम जानते हैं ना, शेयर होल्डर ज्यादा ओनर ऑफ द कंपनी, वो ओनर होते हैं। ठीक है, जितना परसेंट शेयर है उतने परसेंट के वो ओनर होते हैं। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये एक रोड मैप, एक पाथ प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जो शेयर्स होते हैं दे आर स्प्रेड, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। तो ये क्रूशियल रोल प्ले करता है स्टॉक एक्सचेंज इन वाइडर शेयर ओनरशिप, यानी ये जो शेयर की ओनरशिप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल पाती है। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेयर्स की ट्रेडिंग में। ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर पहुंच पाते हैं। ठीक है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हम शेयर में ट्रेडिंग कब करेंगे, हम शेयर कब खरीदेंगे। ठीक है। अगर मैं आपकी भी बात करूं, अभी अगर आप ग्रेजुएशन मास्टर्स के हैं तो अभी आपको नॉलेज इतनी नहीं है। ठीक है। बट आपके करिकुलम में ऐसे ऐसे पेपर्स है, जैसे फाइनेंशियल मार्केट है, अगर आपने एमबीए किया तो एससीपीएम है। तो इन पेपर्स के थ्रू आपको नॉलेज मिल रही है, और अभी नॉलेज मिल रही है, और आगे चल के जब आपकी जॉब लगेगी, तब आप जब अर्न करना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा पैसे सेव जब होना शुरू होंगे, तब आप भी सोचेंगे कि हमने पढ़ा था शेयर मार्केट के बारे में, तो हमें नॉलेज है। ठीक है, हमें अब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि हम किसी चीज में इंटर होते हैं तभी जब हमें उसकी क्या होती है, नॉलेज होती है। ठीक है, हम तभी उस चीज में इंटर होते हैं ना। ठीक है। तो शेयर मार्केट में इंटर, जो इन्वेस्टर्स हैं शेयर मार्केट में इंटर कब होंगे, जब उनको इसके बारे में नॉलेज होगी। ठीक है। तो इसीलिए ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसका एक काम ये भी होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कराएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करें अबाउट स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। और इसीलिए अगर आप nscindia.com की साइट पे जाएं, nscindia.com की साइट पे जाएं, तो आपको कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स मिलेंगे, लाइक NCFM, NSC सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट, जिसका नाम अब NISM हो गया है। ठीक है। तो ये कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स हैं जो एनएससी कराता है। और फिर अगर आपने ये सर्टिफिकेशन कोर्स क्लियर कर लिए हैं, तो यानी अब आप इजीली किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में जॉब कर सकते हैं। तो ये जॉब के लिए तो रिक्वायर्ड है ही, अच्छा रहता है, लेकिन इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ गई, आप अपनी पर्सनल मतलब कह लीजिए फाइनेंस मैनेज कर पाएंगे। ठीक है। प्लस इससे किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में अगर आपने सर्टिफिकेशन कर लिए, तो किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में आपकी आसानी से जॉब लग जाएगी। ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके थ्रू nscindia.com इसके इन सर्टिफिकेशन कोर्सेज के थ्रू क्या कर रही है, अवेयरनेस बढ़ा रही है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग ये पेपर क्लियर करेंगे, उतनी ज्यादा अवेयरनेस आएगी, लोगों को नॉलेज होगी, लोग अवेयर होंगे और स्टॉक मार्केट में आएंगे, डील करेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं तो ये समझ में आ गया स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। आ जाइए अब अगले फंक्शन पे, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है। तो एक बात बताऊं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, ट्रेडर होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए लगाते हैं, एक स्पेकुलेटर होते हैं जो अनुमान लगाते हैं। ठीक है। यानी अनुमान लगा के ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। और एक आर्बिट्रेजर भी होते हैं। ठीक है। आर्बिट्रेजर की बात अभी फिलहाल नहीं करेंगे। तो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। हम जो इंडिविजुअल है ना, ये प्लेयर्स मतलब हम इंडिविजुअल कई टाइप के होते हैं। कुछ लोग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं, कुछ लोग लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं, कुछ लोग कह लीजिए स्पेकुलेट करके लगाते हैं, कुछ आर्बिट्रेजर होते हैं। तो कई टाइप के प्लेयर होते हैं। तो ये जो स्पेकुलेशन, यहाँ पे स्पेकुलेशन की बात हो रही है। तो स्पेकुलेशन जो होता है ये जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, इट प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। ये स्पेकुलेशन या अनुमान लगाने का स्कोप प्रोवाइड करता है। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज जो है प्रोवाइड करता है सफिशिएंट स्कोप, बट विद इन द प्रोविजन ऑफ लॉ, यानी लीगल फ्रेमवर्क में रह के विद इन द प्रोविजन ऑफ लॉ, रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड मैनर में स्पेकुलेटिव एक्टिविटी भी स्टॉक एक्सचेंज में परफॉर्म होती है, रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड मैनर में। ठीक है। एंड दिस इज एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेड है, जनरली एक्सेप्टेड है। एक हेल्दी स्पेकुलेशन की तो जरूरत है ही स्टॉक एक्सचेंज में,
एक हेल्दी स्पेकुलेशन। क्योंकि स्पेकुलेशन होगा, अनुमान लगा के लोग करेंगे कि जैसे अभी रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, ये जो इलेक्शन हुए इसके रिजल्ट आएंगे, तो नो डाउट स्टॉक मार्केट में जरूर एक चेंज आएगा। ठीक है, और अभी जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है, तो पहले से ही सबको पता था कि जैसे ही वॉर शुरू होगी, अगर ये वॉर शुरू होती है और जैसे ही वॉर शुरू हो गई, हमारा मतलब सभी पूरा इंटरनेशनल मार्केट क्या होगा, फॉल होगा, और वही हो रहा है। तो ये सब क्या है, स्पेकुलेशन है। तो स्पेकुलेशन भी जरूरी है, एक हेल्दी स्पेकुलेशन विद इन कंट्रोल्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड मैनर में, लॉ में रह के, लीगल फ्रेमवर्क में रह के स्पेकुलेशन भी जरूरी है। क्योंकि इसी से क्या होता है, प्राइस मूवमेंट होता है, प्राइस तभी मूव करेगी। ठीक है, और लिक्विडिटी मार्केट में बनी रहती है। और अगर ये जिस दिन ये वॉर रुक गई ना, जिस दिन ये वॉर जो रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है, ये जिस दिन रुक गई, उस दिन से थोड़ा थोड़ा मार्केट रिकवरी की तरफ शुरू होगी। ठीक है, और अभी जब 10 मार्च को आने वाला है इलेक्शन का रिजल्ट, उस दिन भी नो डाउट मार्केट में थोड़ी सी हलचल रहेगी, थोड़ा सा मूवमेंट होगा। तो ये सब क्या है, स्पेकुलेशन है। ठीक है, तो ये भी जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये स्पेकुलेशन का एक स्कोप प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया डिफरेंट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, मैं बहुत कंट्रोल मैनर में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा टारगेट है कि मैं बीबीए बीकॉम क्लास 12 में भी है ये टॉपिक, तो मैं इन लोगों के लिए पढ़ा रही हूँ। ठीक है, बाकी अगर मैं एमबीए फाइनेंस के एसएपीएम पेपर की बात करूँ, तो उसके लिए मुझे अभी और मतलब उसके लिए थोड़ा सा और कंटेंट चाहिए, पर मैं मुझे पता है मेरे पास इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग मुझे बताया करिए आप किस कोर्स के हैं। तो अगर एमबीए वाले ज्यादा बच्चे होंगे, तो मैं थोड़ा और एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं और डेप्थ में जाऊंगी इस टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरे आज का लेक्चर का कंटेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा जो आज हमने डिस्कस किया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब टॉपिक है। ठीक है, मतलब कह लीजिए सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग टॉपिक, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ लोगों के पैसे बनते हैं। ठीक है, प्लस आप इनको इस चीज को प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि किसी भी न्यूज का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है स्टॉक एक्सचेंज का। रशिया का और यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया, मार्केट गिरी जा रही है। ठीक है, या इससे पहले भी बहुत सारे मतलब जब ताज होटल पे अटैक हुआ था उस दिन, मतलब मुझे याद है मैं स्क्रीन के सामने ही थी, और जैसे ही वो अटैक की न्यूज आई सुबह सुबह, जब वैसे तो अटैक रात को ही हो गया था, बट जब सुबह जैसे ही वो न्यूज आई, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जो गिरा, फिर थोड़ी देर में तो ट्रेडिंग हॉल्ट लग गया, मतलब ट्रेडिंग रोक दी गई। ठीक है, क्योंकि बॉम्बे में ही अटैक हुआ था, और एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों का ऑफिस बॉम्बे में ही है। ठीक है, और भी बहुत सारे इंसिडेंट है, मतलब तो इसीलिए मैं बता रही हूँ ना कि आप मुझे बताइएगा कि इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैं और भी मतलब इसमें और डेप्थ में जा सकती हूँ। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। तो चलिए अब मैं लेक्चर वाइंड अप करती हूँ, वरना मैं इस टॉपिक पे बोलती रहूंगी। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसपे मैं घंटों घंटों बोल सकती हूँ। ठीक है, तो क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीजें देखी हुई हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग भी ये, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आगे चल के आप अगर ग्रेजुएशन या मास्टर्स के हैं, तो आगे चल के जॉब आप लोग भी करेंगे, जॉब करेंगे, अर्निंग होगी, थोड़ी सेविंग होगी, फिर आप भी इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इवेंट सबके लिए जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है बीकॉम बीबीए या एमबीए वालों के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं। बीसीए वाले, बीटेक वाले, मेडिकल वाले, हर स्ट्रीम के बच्चों के लिए जरूरी है। ठीक है, टॉपिक को समझना। ठीक, तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।